बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन। आप सुन रहे हैं शोहरा आफाक नावल मैं एक जासूस था, जिसके मुसन्निफ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाजरीनो सामीन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 5वीं किस्त की जानिब। 3 दिन मैंने भारत के 3 मुख्तलिफ शहरों में गुजारे और उन 3 दिनों में मैंने घूम फिर कर इंडियन अफवाज की नकलो हरकत का भरपूर जायजा लिया और मैं चौथे रोज एक नए अज़्म के साथ रायकोट की तरफ आज़िम सफ़र था। वो हफ्ते का रोज था जब मैं रायकोट के एक महल्ले में प्रकाश के छोटे से घर के बाहर लगी घंटी का बटन दबाकर किसी की आमद का मुंतजर था। मुझे इल्म था कि प्रकाश इस वक्त घर पर नहीं होगा और रात गए वो लुधियाना से आएगा। उसे मेरी आमद की खबर तो थी, लेकिन इतनी जल्दी मेरे आने का इल्म नहीं था। मैं दानिस्ता ऐसे वक्त आया था ताकि प्रकाश की गैर मौजूदगी में उसके घर वालों के अपने बारे में कायम करदा तासुरात का मैं खुद अंदाज़ा कर सकूं। इससे पहले उसके घर वालों से मुलाकात तो हो चुकी थी, लेकिन सरसरी सी। हिंदू मुआशरे में चूंकि पर्दा नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती और मशरकी रवायती शर्मो हया का कम अज़ कम शहरों की हद तक जनाजा निकल चुका है, इसलिए किसी भी घर में किसी अजनबी की आमद पर कोई नहीं चौंकता। दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं संभल कर खड़ा हो गया, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर जिस सूरत से सामना हुआ उसे देखकर अपना आप तो क्या, ईमान तक डगमगाता महसूस होने लगा। जी, उसने एक ख़ास अंदाज से अपना एक हाथ दरवाजे पर टिकाते हुए पूछा। प्रकाश से मिलना था, मेरे मुंह से बमुश्किल ही निकल पाया। वो तो नहीं है। उसकी झुकी झुकी आंखें मुख्तसर से जवाब के साथ उठीं और कियामत ढा गईं। माताजी, चाची, वो तो हैं। आपका शुभ नाम? गर्दन को कदरे खम देते हुए उसने पूछा। प्रकाश, मेरा नाम भी प्रकाश है। क्षमा कीजिए, मैं अभी आई। वो अंदर जाने को मुड़ी और कियामत की चाल चलती सामने लगे पर्दे के पीछे गायब हो गई। बमुश्किल 1 मिनट के बाद ही उसकी दोबारा आमद हुई। आइए। उसका एक अदाए खास से झुककर इशारा करना मुझे तड़पा गया। मैं मसहूर सा उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। घर में प्रकाश की माँ अकेली ही मौजूद थी। पाँव लागो माताजी। मैंने हिंदुआना तरीके के मुताबिक झुकते हुए उन्हें प्रणाम किया। जुग जुग जियो। माताजी ने मुझे ऐसे प्यार से देखा जैसे वो मेरी पहले से ही मुंतजर हों। पूनम, जल पानी करवा दो मेरे बच्चे को, उन्होंने उसी दुश्मन ईमान से कहा जो अभी तक मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। ये पूनम है, मेरी बेटी, मेरी भांजी। सालग्राम को तो तुम जानते ही हो, उसकी बहन। और ये मेरा बेटा है, प्रकाश का भैया। दोनों के तारुफ का मरहला भी माताजी ने तय करवा दिया। बहुत आनंद मिला, आपसे जानकारी हुई। मैंने उसके नमस्कार के जवाब में हाथ बांधते हुए कहा। मुझे भी। चांद चेहरे की चराग आंखों ने फुसूं फूंका। प्रकाश के पिता रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी सर्विस की कमाई उनके पास प्रकाश एक खटारा सी मोटरसाइकिल, छोटा सा मकान और शानदार जीवन साथी की शक्ल में मौजूद थीं। ये तो इल्म नहीं कि सियासत में हिस्सा लेना उन्होंने कब से शुरू किया था, लेकिन उनकी बैठक में रखी लातादाद सुर्ख जिल्दों वाली किताबें उनके सोशलिस्ट होने की चुगली खा रही थीं। वो रायकोट की मकामी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे और अपना ज़्यादातर वक्त वहीं दफ्तर ही में गुजारा करते थे। साथ वाले मकान में उनकी साली रहती थी, सालग्राम की माँ, जो बेवा थी। सालग्राम का एक छोटा भाई और एक बहन थी। पूनम ने हाल ही में एफएससी में दाखिला लिया था और कॉलेज पढ़ने के लिए उसे रोज़ाना लुधियाना जाना पड़ता था। रायकोट में एक डिग्री कॉलेज ज़रूर था, लेकिन वहाँ साइंस की क्लासेस नहीं लगा करती थीं। ये दोनों कुंबे आपस में इस कदर मिलजुल कर रहते थे कि उनके एक होने का गुमान गुजरता था। सालग्राम की तनख्वाह और उसके सवरगबाश वालिद की पेंशन से उनकी जैसी तैसी गुजर रही थी। पूनम ज़्यादा वक्त अपनी आंटी के साथ ही गुजारा करती थी। मुझे इल्म नहीं कि मेरी अमारत के किस्से जो उसके भाई और कज़न ने दोनों घरों को बढ़ा चढ़ा कर सुनाए होंगे, उन्होंने उन्हें मुतासिर किया या फिर मेरी दर्द भरी दास्तान ने। एक बात बहरहाल अय्यां थी कि जब उसे मेरी असलियत का इल्म हुआ तो मैंने उसकी गहरी गहरी बादामी आंखों में अपने लिए वो जज्बात मुअज्जन देखे थे जिसकी तवक्को एक रहमदिल नौजवान लड़की से की जा सकती है।
मुझे जल पानी पूनम ने करवाया। ये रोबे हुस्न था या मेरा एहसास कमतरी कि अभी तक मैं उससे खुलकर बात ना कर पाया था। उसे देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मुझसे छिन गई। वो रवायती हिंदू लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी गुफ्तगू का मखसूस अंदाज, नपातुला लहजा, अपने दामन में वो मखसूस हयादारी और रख रखाव समेटे हुए था जो पंजाब की रिवायती मुटियारों के यहाँ मिलता है। मोहब्बत मेरे सलेबस हयात का कोई इख्तियारी मजमून तो था नहीं जिसे मैं अपनी मर्जी से रखता या छोड़ देता। मेरे दिलो दिमाग में एक ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई जिसका अंजाम बहरहाल दिल की फतह की सूरत में निकला। मुझे इस बात का इकरार करना है कि सांवले रंग की उस गहरी आंखों वाली लड़की ने मेरे दिलो दिमाग पर पहली नज़र में बड़े गहरे असरात मरतब किए थे और रात को प्रकाश की आमद तक एक आग सी दिल में बराबर लगी रही। तो मैंने अपने शऊर की तमाम तर गहराई के साथ इस बात को कबूल कर लिया कि मैं पूनम की मोहब्बत का असीर हो चुका हूँ। इस असना में हमारे दरमियान बातों के एक दो दौर हो चुके थे, लेकिन मेरे मुख्तसर सवालात और उसके मुख्तसर जवाबात ने शायद उसे भी इस बात का एहसास दिला दिया था कि हम दोनों ही एक कश्ती के मुसाफिर हैं। शाम को प्रकाश आया तो आते ही मुझसे लिपट गया। उसकी खुशियों में मज़ीद इजाफा उन खूबसूरत कमीज़ों ने भी किया था जो मैं उसके लिए लाया था। बाबूजी के लिए एक बनारसी धोती और कुर्ते के अलावा माताजी के लिए एक कीमती कदरे सादा साड़ी ने मेरा मान खासा बढ़ा दिया। पूनम सबकी खुशियों में इस तरह शिरकत कर रही थी जैसे वो भी हम ही में से हो। मैंने प्रकाश के लिए खरीदा हुआ लैवेंडर सालग्राम के लिए कहकर उसे सौंप दिया, लेकिन मेरी चोरी उसने ही नहीं प्रकाश ने भी पकड़ ली। रात को बाबूजी आए तो मुझसे यूं मिले जैसे कोई अपने सगे बेटे से मिलता है। मैंने बलवाड़े वाले मामले के मुतालिक बता दिया था कि वो मेरे डैडी ने ज़बरदस्ती की बला मेरे गले डाल दी थी कि मैं अपनी सुतीली बहन के मंगेतर का जुग्राफिया मालूम करता फिरूं। मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि मेरे माजी से मुतालिक मुझसे कभी कोई बात ना करें। मैं अब वो सब कुछ भुला देना चाहता हूँ और सिर्फ अपने हाल और मुस्तकबिल के हवाले से ज़िंदा रहना चाहता हूँ। अपने पास मौजूद 20,000 रुपये कैश की सूरत में मैंने बाबूजी की झोली में डालकर गोया उन्हें लूट लिया था। बाबूजी, अगर आपने वाकई मुझे अपना धर्मपुत्र बना लिया है तो मेरी हर चीज़ पर सबसे पहला हक आपका है। हम लुधियाना में छोटी सी प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाकर काम शुरू कर देंगे। प्रकाश को इस काम का खासा तजर्बा है। मैं अच्छा सेल्समैन हूँ और सारा भारत घूम चुका हूँ। आपका आशीर्वाद हासिल रहा तो जल्द हम किसी काबिल हो जाएंगे। मैंने उनके कुछ बोलने से पहले ही कह दिया। बेटा, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मज़हब पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है जैसे पहले किसी जन्म में हमसे कोई अच्छा काम हुआ था जिसका इनाम परमात्मा ने हमें तुम्हारी सूरत में दिया है। आज से तुम हमारे सगे बेटे के समान हो। इस घर को अपना ही घर समझना। उनकी जज्बाती हालत किसी से पोशीदा नहीं थी। सब ने मिलकर मेरी आरती उतारी और हम धम के अटूट बंधन में बंध गए। मकान का एक कमरा जो दूसरी मंजिल पर बना था और प्रकाश के ज़ेर इस्तेमाल रहता था, मुझे अलॉट हो गया। मेरा मुख्तसर सा सामान वहीं रख दिया गया। मैंने महसूस किया कि अब वाकई वो लोग मुझे अपना फैमिली मेंबर जानने लगे थे। रात को सोने के लिए लेटा तो पूनम अपनी तमाम तर हश्र सामानियों के साथ मेरे तसव्वुरात में आन खड़ी थी। मेरे लिए फ़रार की तमाम राहें मसदूद थीं। उसे अपने जहन से झटकने का यारा मुझ में नहीं था। मैं फिर उसी कर्बनाक कैफियत से गुजर रहा था जिसका शिकार सुबह भी कई घंटे रहा था। मेरे सान गुमान में ये बात भी ना आई थी कि जासूस की ज़िंदगी में कभी ऐसा मरहला भी आ सकता है जब उसे अपनी तमाम तर नफ़रतें और मोहब्बतें बलाए ताक रख कर ऐसे फ़ैसले कबूल करने पड़ते हैं। मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट ज़रूर कर ली थी कि पूनम को अपने फ़राइज़ की राह में रुकावट ना बनने दूंगा, और बस। उससे ज़्यादा मेरे लिए नामुमकिन था। उस फैसले के बाद सुबह की नींद सो गया। सुबह मेरी आंख माताजी और पूनम की कथा करने की आवाज़ों से खुली। प्रकाश नीचे जा चुका था। वो हूबहू अपने बाप की कॉपी थी, मज़हब से बेजार और उसी कैफियत का शिकार जिससे हर भारतीय नौजवान गुजर रहा था। मुआशरती ऊंच नीच और उसको मिलने वाले मजहबी तहफ़्फ़ुज़ ने भारत की नौजवान नस्ल को मज़हब से बागी कर रखा है। मुझे समझ नहीं आ रही थी
कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ के सोज और ज़ेरो बम से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। पूनम सोजो साज का हसीन संगम थी। मेरे कमरे में सबसे पहले वही दाखिल हुई। उठिएगा नहीं क्या? उसने कमरे के दरवाजे में खड़े होकर नमस्कार करते हुए कहा। ओ, बड़ी देर हो गई, मैंने सरहाने रखी घड़ी पर नज़र डालते हुए जवाब दिया। आप मंदिर नहीं जाते? जब देवी खुद चलकर आ जाए तो क्यों जाऊं? मुझसे रहा ना गया। मेरे कहे फिक्रे से वो सिमट कर रह गई। हया की एक सुर्ख लकीर ने उसके गालों का अहाता कर लिया। चाय अभी पियेंगे आप या नाश्ते पर? उसने झींपते हुए मौजू बदलने की कोशिश की। आपको देखने के बाद सब भूख प्यास खत्म हो गई। फिलहाल तो आपसे बातें करने के अलावा और किसी चीज़ को दिल नहीं कर रहा। आपको देखकर न जाने क्या हो जाता है। आप तो। वो फिक्रा अधूरा छोड़कर चली गई। मेरी ये गुफ्तगू इरादतन थी या गैर इरादी, उसका अंदाज़ा मैं ना कर सका। बस मेरा जी चाहता था कि मैं पूनम को किसी न किसी तरह अपने जज्बात से आगाह कर दूं। उसका रद्द अमल क्या होगा, उस बात से बिल्कुल बेनियाज होकर हमारी मुलाकात दोबारा नाश्ते की मेज़ पर हुई। सब ने इकट्ठे ही नाश्ता किया। पूनम ने रसोई संभाल रखी थी और ज़्यादातर खाना पकाना उसी के ज़िम्मे था। नाश्ता करते हुए उसकी सुरमगी आंखें 2-3 मरतबा मुझसे टकराईं और हम दोनों अपनी अपनी नशिस्तों पर पहलू बदल कर रह गए। इतवार छुट्टी का दिन था। सालाग्राम को इमरजेंसी ड्यूटी की वजह से महीने में बमुश्किल एक छुट्टी मिलती थी। इससे तो मुलाकात ना हो सकी। बाबूजी, प्रकाश और मैं अलबत्ता ताश खेलते रहे। प्रकाश ने अपने दोस्तों से मेरा तारुफ करवा दिया था और उन्हें ये भी बता दिया था कि मैं वहीं रहूंगा। बाबूजी का चूंकि रायकोट के सियासी हलकों में एक मकाम था, इसलिए सबने बज़ाहिर मेरा खैर मकदम किया। हर हिंदू नौजवान की तरह प्रकाश भी शराब को जुज़्वे ला यनफक जानता था। कम से कम छुट्टी के रोज़ ना पीना तो उसके लिए धर्म भरशट करने के मुतरादिफ था। मैंने अलबत्ता माजरत कर ली। वो एक मकामी होटल को चल दिया और मैं उठकर घर आ गया। दोनों बूढ़ियां मोहल्ले में हुई एक मृत्यु के अंतिम संस्कार में शिरकत करने जा रही थीं। पूनम अलबत्ता रसोई में मौजूद थी। मैं बातें ज़्यादा करता हूं, आप बुरा तो नहीं मानती? मैंने मौका मिलते ही धड़कते दिल से पूछा। जी नहीं, उसने दुपट्टे का पल्लू मरोड़ते हुए कहा। मैं भी तो बहुत सी बातें कर चुकी हूं कल से अब तक, फिर आप तो मज़े मज़े की बातें करते हैं। मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा, चुनाचे खामोश हो गया। दिल की नगरी का दस्तूर भी निराला है। यहां दाखिल होने वाला पहला सवार ही उसका मालिक बन जाता है। मेरी तरह पूनम के साथ भी यही हादसा गुजरा। मेरे गायबाना तारुफ और 2 दिन की मुलाकात ने ही हम दोनों को एक अनदेखे, अनजाने लेकिन दुनिया के मजबूत तरीन रिश्ते में जकड़ दिया। मेरी तरह वो भी नज़रें नीचे किए खड़ी थी। बड़ी देर तक हम दोनों कुछ न कह पाए। शायद हम उस कैफियत से गुजरे थे जहां लफ्ज़ खो जाते हैं और जज्बे ज़ुबान का रूप धार लेते हैं। ऐसी ज़ुबान जिसे दिल से राह होती है। थोड़ी देर बाद वो चली गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर अपनी धड़कनों का शुमार करने लगा। शाम के वक्त प्रकाश आ गया। फिर माताजी और मूसी जी भी आ गईं। सबने खाना इकट्ठे ही खाया था। रात को प्रकाश, पूनम, उसका छोटा भाई निप्टू और मैं फिल्म देखने चले गए। सारी फिल्म के दौरान हम दोनों साथ साथ सीट पर गुमसुम बैठे रहे। ना उसे कुछ कहने की हिम्मत हुई, ना मुझे बात करने का हौसला पड़ा। बमुश्किल हमने इस दौरान में 5-6 फिक्रों का ही तबादला किया। सुबह हस्बे मामूल पूनम मुझे जगाने आई। उसे इल्म था कि आज हम लुधियाने जाएंगे। उसने मेरे लिए कपड़ों का एक जोड़ा पहले ही तैयार कर रखा था। स्नान करने के बाद हम सब ने नाश्ता इकट्ठे ही किया। रात को बाबूजी के साथ तमाम बातचीत तय पा गई थी। अब हमने अमली तौर पर काम का आगाज करना था। उसी सिलसिले में आज मैं और प्रकाश लुधियाना जा रहे थे। पूनम चूंकि जल्दी जाती थी, वो चली गई। थोड़ी देर बाद हम दोनों भी रवाना हो गए। लुधियाना के एक पुराने मोहल्ले में प्रकाश ने कमरा किराए पर ले रखा था। हमने सबसे पहले उस अलहदा हिस्से के 3 कमरे जो खाली थे हासिल कर लिए। प्रकाश प्लास्टिक के जूते बनाने वाली एक फर्म में सुपरवाइज़र था। उसने मेरे कहने पर उसी रोज़ नौकरी पर लानत भेज दी। हमने 2-3 मशीनें खरीदी और वहीं से कारीगरों का बंदोबस्त भी कर लिया।
प्रकाश ने सिर्फ 2 छोटे छोटे लड़के मुलाजिम रखे थे। 4 रोज बाद जब हम घर वापस लौटे तो बाकायदा अपना छोटा सा कारखाना कायम कर चुके थे। मैंने एक कमरे को सजाकर दफ्तर का रूप दे दिया था और बाहर एक खूबसूरत बोर्ड प्रकाश एंड प्रकाश प्लास्टिक इंडस्ट्री का लटका दिया था। फैक्ट्री का उद्घाटन मैंने मूसी जी और माता जी के हाथों करवाया। सालग्राम छुट्टी ना मिलने की वजह से शिरकत ना कर सका, लेकिन उसने मेरे लिए ख़ास तौर से शुभकामनाएं भेजी थीं और शिद्दत से ख्वाहिश जाहिर की थी कि उससे मिलूं। बाबूजी और दूसरे सब लोग कारखाना कायम होने पर खुशी से फूले ना समाते थे। प्रकाश की वाकफियत ने काम किया और हमें शुरू ही में बड़ा तगड़ा ऑर्डर मिल गया। माता जी और मूसी तो बार बार मेरी बलाएं ले रही थीं। मैंने उनके सोए नसीब जो जगा दिए थे। शाम को सब लोग वापस चले गए। इस असना में मुझे पूनम के साथ गुफ्तगू का बहुत मौका मिला। प्रकाश और मैं वहीं रह गए। सुबह काम शुरू हो गया। प्रकाश काम में जुटा रहा। करीबन 10 दिन हमने खूब मेहनत करके ऑर्डर के मुताबिक माल तैयार किया। फिर दिवाली की छुट्टियां आ गईं और दिवाली मनाने रायकोट चले आए, जहां पूनम अपनी आंखों में 1000 दीप जलाए मेरी मुंतजर थी। रायकोट पहुंचते ही मैंने सालग्राम से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। हम करीबन शाम के वक्त पहुंचे थे। रास्ते में बलवाड़ा पर ही उतर गए। गार्ड रूम में मैंने खुसूसी बंदोबस्त और इंतजामात खास तौर पर नोट किए थे। हवाई अड्डे से जासूस के फरार के बाद वो लोग खासे चौकन्ने हो गए थे। उसका अंदाज़ा मुझे इस तरह हुआ कि खिलाफ मामूल गार्ड रूम पर सिक्योरिटी वालों ने प्रकाश के और मेरे अलहदा अलहदा कवायफ लिखे थे। सालग्राम को भी वहीं बुला लिया गया। आते ही वो मुझसे बगलगीर हो गया और हम दोनों को साथ लिए उस जगह आ गया जहां वो ड्यूटी दे रहा था। मेरी बेताब नज़रें इस असना में चारों अतराफ का जायजा लेती रहीं। एक एक अहम चीज़ मेरे जहन में नक्श होती जा रही थी, लेकिन अब तक मैं उस मखसूस जगह तक रसाई हासिल ना कर पाया था जहां जाए बगैर चारा ना था। मैंने प्रकाश और सालग्राम के साथ घूम फिर कर हालात का बनज़रे गायर जायजा लिया। हमने चाय भी एयरमैनों के लिए मखसूस कैंटीन से ही पी थी। कैंटीन में मौजूद कॉर्पोरल्स की बाहमी गुफ्तगू और हवाई अड्डे से मुतल्लिक बहस ने मेरी मालूमात में खासा इजाफा किया। बज़ाहिर तो मैं हंस हंस कर सालग्राम और प्रकाश से गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन मेरा जहन और मेरे कान पूरी यकसुई के साथ वहां मौजूद एयरमैनों की गुफ्तगू पर लगे हुए थे। यहाँ वो लोग भी मौजूद थे जो मुख्तलिफ हवाई अड्डों से यहाँ डेप्यूटेशन पर आए थे और वो अपने अपने साबिका अड्डों पर किए गए पाकिस्तानी कमांडोज और जासूसों से बचने के लिए हिफाजती इंतजामात बयान कर रहे थे। और हर कोई इस बात का दावेदार था कि वहाँ चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। मैं दिल ही दिल में उनकी खुशफहमी से लुत्फानंदोज होता रहा। शाम को सालग्राम की हवाई अड्डे की कैंटीन से खरीद करदा 4 अदद रम की बोतलें अपनी बगल में दबाए हम तीनों इकट्ठे ही वापस आए थे। सालग्राम को अगले रोज दिवाली के लिए बमुश्किल छुट्टी मिली थी। मैंने और प्रकाश ने उसके ऑफिसर इंचार्ज से, जो एक सिख था, बड़ी आजिज़ी से दरख्वास्त की थी कि वो उसे दिवाली के लिए कम से कम घर जाने दे, क्योंकि उसकी मंगेतर आई हुई है। इसके बाद कम से कम 5-6 महीने मुलाकात का कोई चांस नहीं। वो लोग असम वापस चले जाएंगे। ये बहाना भी मेरी जहनी इख्तिरा थी। जब सालग्राम को उसके अफसर ने छुट्टी की मंजूरी का हुक्मनामा दिया तो वो खुशी के मारे मुझसे लिपट गया। तुम तो यार बड़े काम की चीज़ हो, उसने मुझसे बगलगीर होते हुए कहा। घर वालों ने जब सालग्राम को भी हमारे साथ आते देखा तो मूसी जी और पूनम की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सालग्राम और प्रकाश ने इस कारहाय नुमाया को मेरे ही सर मंढा तो मूसी जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मैंने हमेशा यही चाहा कि सालग्राम फौज की नौकरी ना करे, लेकिन अपने अपने मन की बात है। तुम ही बताओ बेटा, जंग लग गई तो इस मुई हुकूमत को क्या मिलेगा? न जाने इनकी हवस कब खत्म होगी। कितनी माओं के लाल मरेंगे तो जालिमों के कलेजे ठंडे होंगे। मूसी जी का दुख सारे भारत की माओं का दुख था, लेकिन अलमिया ये है कि हुकूमत ने कभी इसे महसूस ही नहीं किया, या अगर किया तो अपनी हवस मुल्क गिरी के आगे उसकी कोई हैसियत ना जानी। मुझे फौजी मुलाजमीन ही नहीं, सिविलियन भी गुफ्तगू का इत्तेफाक होता रहता था, और ये बात कम से कम पंजाब की हद तक तो मैंने शिद्दत से महसूस की कि भारतीय अवाम अब जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। वो पाकिस्तान से हरगिज़ लड़ना नहीं चाहते थे।
लेकिन हुकूमत उन्हें लड़ाने पर तुली हुई थी और दिन रात असलहा के अंबार छावनियों से सरहदों की तरफ मुंतकल किए जा रहे थे। मैंने पिछले 3-4 रोज से शेव नहीं की थी। उसके पस पर्दा भी एक ख़ास मकसद कार फरमा था। हमारी बस जब रायकोट में दाखिल हो रही थी तो मैंने एक मखसूस किस्म मिसाइल बरदार आर्मी कॉन्वॉय को वहां से गुजरते देखा। एक बेचैनी सी तब से मैं महसूस कर रहा था। उन मिसाइलों की साख्त और वो जगह जहां उन्हें नस्ब किया जाना था, उनसे मुतल्लिक मालूमात हासिल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं इस फिक्र में था कि जल्द अज जल्द उनका पता लगाऊं। यहाँ पहले से ही आर्मी के कुछ यूनिट डिप्लॉयड थे और शहर में अफवाह फैली हुई थी कि फ़ौज ने वहाँ मोबाइल रडार सिस्टम कायम कर रखा है। आज दिवाली की रात थी। सारा भारत शराब में गर्क था। आज की रात से फ़ायदा ना उठाना इंतहाई बेवकूफ़ी होती। सालग्राम और प्रकाश को मैंने टरखाकर उनसे जान छुड़ा ली थी और उन्हें एक मुश्तरका दोस्त की महफिल नाव नोश में छोड़कर चला आया था। आधी रात से पहले उनकी वापसी नामुमकिन थी। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। चैनल का सब्सक्राइबर बनकर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतल्लिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें।